यार मैं ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा था और डिफरेंट कंट्रीज़ को देखने की कोशिश कर रहा था, बट फिर मुझे पता चला कि कोई ऐसी स्कॉलरशिप भी होती है जिसमें आप मुख्तलिफ ममालिक में जाके पढ़ते हो। बहुत ही फैसिनेटिंग था पहले तो ये। यकीन ही नहीं आया कि ऐसा होता है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई कल्चर नहीं है। तो मैं सिर्फ फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स टारगेट कर रहा था, जैसे कोरिया की है ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप, जापान की है मैक्स्ड और यूरोप की है रास्मस मंडस। मतलब आपको कोई घर ही नहीं है, पहला सेमेस्टर फिनलैंड लगाओ, दूसरा हंगरी, नॉर्वे, तीसरा हंगरी, फिर चौथा आपने फिनलैंड लगाया, तो आपने मतलब कैसे आप मैनेज करते हो? तो 31,000 यूरोज आपको मिले पढ़ाई करने के लिए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की जो भी कोर्स की फी थी वो भी उन्होंने ही दी। हेल्थ इंश्योरेंस भी फ्री है जी। और इसके अलावा रिश्ता करवाते हैं क्योंकि आपकी जॉब आसानी से लग गई, ये वो वगैरह। मगर क्या आपने कोई और कंट्री कंसिडर करी रहने के लिए कभी, या नहीं बस फिनलैंड ही के होके रह गए आप? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। अच्छा भाई, हेलो भाई, कैसे हैं आप सब लोग? तो पिछली वीडियो में ही मैंने आपका जिक्र करा, आपने मेरी देखी पिछली वीडियो? उसमें आप ही का जिक्र कर रहा था मैं। तो मैंने जिक्र किया था कि भाई मैं रेस्टोरेंट गया था एक, और वहाँ एक साहब मेरे पास चलते हुए आए और उन्होंने बोला कि यार मैं आपको जानता हूँ, और मैंने बोला वेरी गुड। और तो मैंने उनसे पूछा कि जल्दी जल्दी में कि यार आप क्या करते हो यहाँ, जॉब वॉब है आपकी, कैसे आए आप? तो उन्होंने बोला मैं स्कॉलरशिप पे यहाँ आया हूँ और मैं 3-4 मुल्क में पढ़ाई मैंने करी और मेरी फाइनली फिनलैंड में जॉब लग गई। फॉरन डिग्री खत्म होने से पहले जॉब लग गई थी आपकी? ऑलमोस्ट। हाँ, तो ये हमारे साथ बैठे, ये वही भाई हैं, शहरियार भाई बैठे हैं हमारे साथ। और मैंने बोला जब मैंने इनको फिर फौरन ना इनसे मैंने बोला इंस्टाग्राम पे आप ज़रूर मुझे मैसेज करना। मैंने फ़ौरन इनका अकाउंट पे जैसे इनका मैसेज आया मैंने जवाब दिया। मैंने बोला आओ आप मेरे घर खाना वाना खाओ मेरे साथ। इनका भी ताल्लुक़ कराची से ही है और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है। अभी मैंने बोला बैचलर्स इन्होंने करा हुआ है और मास्टर्स यहाँ करने आए थे। ये इरास्मुस मुंडस स्कॉलरशिप पे हैं शहरियार भाई। तो अब आप मुझे बताना शुरू करो कि कितना टाइम हो गया आपको पाकिस्तान से बाहर? तकरीबन 2 साल। और इसके अलावा आपने पाकिस्तान से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की थी, उसमें जीपीए क्या थी? 3.89। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं इरास्मुस मुंडस स्कॉलरशिप का, मैं आपको बताऊं, मगर फिर मैं उन्हें जब बोलता हूँ ना जीपीए यार 3.3 से तो ऊपर ही होनी चाहिए, 3.3 3.4 से तो ऊपर ही होनी चाहिए, ज़्यादातर बच्चों की नहीं होती। और उसका बहुत ज़्यादा हायर क्राइटेरिया और थ्रेशोल्ड भी होता है, हर किसी को आसानी से नहीं मिलती, बहुत टेक्निकली इंक्लाइंड स्टूडेंट्स को ही मिलती है। तो बोलते हैं चलो वैसे ही करा दो, और ज़्यादातर 3.4 होती भी नहीं है जीपीए बच्चों की। तो आपको, आपकी एज क्या है? 26। अरे आप मुझसे छोटे हो यार, आप वैसे मुझसे मैंने बोला मैं बड़ा छोटा हूँगा। नहीं यार सही है यार। शहरियार भाई तो आप मुझे ये बताओ कि आप 26 यार, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बड़ी जल्दी सेट हो गए आप अपनी लाइफ में। क्योंकि अभी मैं इनसे बिफोर द वीडियो में आप इनसे पूछ ही रहा था कि कैसा कैसा रहा सफ़र। तो 2 साल आपको हो गए निकले हुए, कैसे पता चला आपको कि आप जा सकते हो ऐसे बाहर? यार मैं ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा था और डिफरेंट कंट्रीज़ को देखने की कोशिश कर रहा था, बट फिर मुझे पता चला कि कोई ऐसी स्कॉलरशिप भी होती है जिसमें आप मुख्तलिफ ममालिक में जाके पढ़ते हो। तो बहुत ही फैसिनेटिंग था पहले तो ये। यकीन ही नहीं आया कि ऐसा होता है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई कल्चर नहीं है। फिर खैर इस पे अप्लाई किया और फर्स्ट ईयर में मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। मुझे लगा कि शायद मेरी प्रोफाइल में मसला है। 3.89 प्रोफाइल है उसके, शायद मेरी 3.89 मतलब 3.9 जीपी है आपकी ये? हाँ कह सकते हैं। तो फिर मुझे लगा कि शायद कुछ कमी रह रही है, मगर मैं उसको क्रैक नहीं कर पा रहा था कि एप्लीकेशन में क्या मसला है। फिर मैंने एक और साल लगाया और फिर मुझे पता चला कि जो मैं डॉक्यूमेंट्स लिख रहा हूँ सारा खेल उनका है। तो मोटिवेशन लेटर, सीवी, रिकमेंडेशन लेटर, आइल्स मेरा वही था, मेरी जीपीए वही थी। आइल्स भी चाहिए होता है इरास्मुस मुंडस? आइल्स चाहिए। कितना था आपका? मेरा 7 स्कोर है। और चाहिए 7 होता है? नहीं 6.5 या 6, डिपेंड करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम। अच्छा, अब आप मुझे बताओ पहले इरास्मुस मुंडस है क्या चीज़? इरास्मुस मुंडस यूरोपियन कमीशन की तरफ से फंडेड प्रोग्राम्स होते हैं मास्टर्स के, और हर शोबे में हैं ये। 190 to 200 के तकरीबन प्रोग्राम्स हैं ये। और हर प्रोग्राम में ये होता है कि आप मुख्तलिफ ममालिक में जाके पढ़ते हैं। तो कोई प्रोग्राम होगा जिसमें जर्मनी, स्वीडन और क्या कहते हैं, कोई भी नेदरलैंड्स हो सकता है, किसी में फ्रांस हो सकता है, सारे यूरोप के कंट्रीज हो सकते हैं। आपने कौन कौन से मुल्क में पढ़ा? मेरे जो कंट्रीज थे वो थे फिनलैंड, नॉर्वे और हंगरी। मतलब पहला सेमेस्टर फिनलैंड, दूसरा नॉर्वे, फिर हंगरी, और फिर चौथा यहाँ दोबारा से थीसिस। कहीं पे भी कर सकते हैं। आपने फिनलैंड सेलेक्ट करा, उसकी खास वजह? मुझे फिनलैंड बेहतर लगा। अच्छा, ओवरऑल आपको बेहतर लगा? हंगरी से तो बहुत ज़्यादा ही बेहतर लगा। अच्छा, यहाँ पे पढ़ा क्या आपने? मास्टर्स किस चीज़ में था आपका? ये है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स
आईसी डिज़ाइन होती है, सेंसर डिज़ाइन होता है मैम्स का, तो इसके हवाले से। अच्छा, इसके बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है, ओवर सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, बट यही है। हाँ बस सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड से आपका वो है वास्ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का मैंने बहुत आईटी में जा रहे हैं आजकल जर्मनी में। अच्छा, आपने सिर्फ यही देखा था कि इरास्मस मुंडस मिल जाए, या आपके पास जर्मनी जाने का ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि वहां पे ब्लॉक काउंट होता है? क्योंकि इरास्मस मुंडस के लिए तो कोई पैसे ही नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए। हाँ, उल्टा वो पैसे देते हैं आपको पढ़ाई करने के लिए। बिल्कुल, वो पैसे देते हैं, और मैं कोई ऐसा ऑप्शन को देख ही नहीं रहा था जिसमें मेरा पैसा लगे। अच्छा, तो मैं सिर्फ फुली फंडेड स्कॉलरशिप टारगेट कर रहा था, जैसे कोरिया की है ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप, जापान की है मैक्स्ड, और यूरोप की है इरास्मस मुंडस। तो मैंने सिर्फ इन्हीं को टारगेट किया था। सही है। अब आपको ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए कहाँ जाना होता है? वेबसाइट है, इरास्मस मुंडस का एक कैटलॉग है, उसके ऊपर सारे प्रोग्राम्स मेंशन्ड है। आपका जो भी फील्ड है, आप उस फील्ड से रिलेटेड प्रोग्राम्स को देखें, और उसमें जाके वेबसाइट है, हर प्रोग्राम की अलग वेबसाइट है। हाँ। वेबसाइट के ऊपर सारा डेटा मौजूद है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सी फील्ड है, सब कुछ मेंशन्ड है। हाँ। आप जाके सबसे पहले वो स्टडी करें, और अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम यानी कि आप फिट हैं उस प्रोग्राम के लिए, तो आप उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स बनाएं और सिंपली ऑनलाइन अप्लाई कर दें। कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस अप्लाई करना और फिर रिजल्ट आ जाता है। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं? सबसे पहले मोटिवेशन लेटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आता है, इसमें क्या क्या लिखना होता है मोटिवेशन लेटर में? इसमें आपको अपनी एस्पायरेशंस बतानी होती है कि आप इस प्रोग्राम में क्यों आना चाहते हैं, आपको अपनी रीजनिंग बतानी होती है, और आपको अपनी सीवी बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी होती कि मेरा नाम ये है, मैंने यहाँ से पढ़ा है, मेरी ये स्किल है, वो सब उनको पता है। आप उनको रीजंस बताएं, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स बताएं। तो ये एक अलग टॉपिक है मोटिवेशन लेटर का, बट ये बहुत ही तफसील तलब चीज़ है कि मोटिवेशन लेटर को बहुत ही मेहनत से लिखा जाए। और कितना, ये मतलब वैसा नहीं है कि वीजा इंटरव्यू के मोटिवेशन लेटर की तरह नहीं है जो जर्मनी में के 3-4 सवाल का जवाब दो, ये थोड़ा टेक्निकली लिखना पड़ता है। बिल्कुल टेक्निकली। और ये कितना लंबा होना चाहिए? ये डिपेंड करता है, हर प्रोग्राम की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वैसे टिपिकली इसको कहा जाता है कि 600 लफ्जों का। अच्छा, जर्मनी के सिर्फ 250 वर्ड्स है, तो मतलब एक पेज भी नहीं बनता। हाँ, तो ये 600 है, मतलब वो आपको स्पेस देते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद आपको 1 साल आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली, दूसरे साल में आपको इरास्मस की स्कॉलरशिप मिल गई। तो क्या आप सिलेक्ट कर सकते हो कि या तो आप फिनलैंड, नॉर्वे, हंगरी सिलेक्ट कर लो, या फिनलैंड, जर्मनी, या उनका एक सेट है कि यही है? हर प्रोग्राम का अपना सेट है। हाँ। वो आपको फॉलो करना है, बट हर प्रोग्राम में थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है। जैसे मेरे प्रोग्राम में फाइनल सेमेस्टर की गुंजाइश थी, हो सकता है किसी प्रोग्राम में दूसरे साल के सेकंड सेमेस्टर की गुंजाइश हो। क्या तो पूरा दूसरा साल फिनलैंड में लगा? हाँ। अच्छा, ये हो गई, आपने अप्लाई कर दिया और आपको मिल गई स्कॉलरशिप। उसके बाद आप अबू धाबी गए? अबू धाबी आपने वीजा अप्लाई करा? मेरे केस में ये था कि मुझे अबू धाबी जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो ये एक्सेप्शनल केस था। तो हमारे टाइम पे वो इस्लामाबाद से ही हो गया था। जब एम्बेसी खुलने वाली थी, वो एक दफा खबर चली थी कि एम्बेसी खुलने वाली है पाकिस्तानी, और वो खुली भी कुछ स्टूडेंट्स के लिए, मगर वो दोबारा बंद हो गए। दोबारा से अबू धाबी, मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, लोग मुझसे पूछते हैं कि कब खुलेगी एम्बेसी। वो खुल के बंद भी हो गई थी, पता भी नहीं चला था, मगर इनको पता चल गया था, इनको बता दिया होगा। अच्छा, तो अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं है कि यार पहला सेमेस्टर, मतलब आपको कोई घर ही नहीं है, पहला सेमेस्टर फिनलैंड लगाओ, दूसरा हंगरी, नॉर्वे, तीसरा हंगरी, फिर चौथा आपने फिनलैंड लगाया, तो आपने मतलब कैसे आप मैनेज करते हो? एक तरह से आपको लगेगा कि ये ड्रॉबैक है, बट मैं इसको देखता हूँ कि ये बहुत ही पॉजिटिव साइड है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे, कि हर प्रोग्राम में ना कुछ स्पेशलिटी होती है। और फॉर एग्जांपल, आप फर्स्ट सेमेस्टर में जो 4 कोर्सेज पढ़ रहे हैं, उसकी स्पेशलिटी सिर्फ फिनलैंड की आल्तो यूनिवर्सिटी में थी, तो आपको आल्तो भेज दिया। फिर सेकंड सेमेस्टर जो था, उसके जो कोर्सेज थे, उन्होंने इस तरह सिलेक्ट किए हुए थे कि उसकी स्पेशलिटी सिर्फ नॉर्वे में मौजूद है, क्योंकि वहाँ पे क्लीन रूम है, आप जाएंगे और फिजिकली काम करेंगे, वो फैसिलिटी यहाँ मौजूद नहीं थी। फिर थर्ड सेमेस्टर में वो आईसी डिज़ाइन, जो आपका मोबाइल में जो चिप लगी हुई है, वो डिज़ाइन कहाँ पर होती है, कैसे होती है, कौन से टूल्स पे होती है, वो सारी जो इन्वायरमेंट है वो मौजूद था हंगरी में, तो उन्होंने हमें हंगरी भेज दिया। तो आइडिया ये है कि प्रोग्राम के जो स्पेशलिटी जहाँ जिस कंट्री में मौजूद है, वो आपको वहाँ भेजते हैं पढ़ने। अच्छा, ये मैं समझ गया। खुद वैसे तो वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब ओवरली स्मार्ट स्टूडेंट्स को लेते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, 3.9 GPA वाले, मगर खुदा ना खास्ता अगर किसी वजह से वो बच्चा एग्जाम नहीं दे पाया, मैं ये नहीं कहूँगा फेल हो गया, फेल तो शायद नहीं होते हो, मगर खुदा ना खास्ता अगर वो एग्जाम नहीं दे पाया पहले सेमेस्टर में फिनलैंड में, तो फिर क्या होगा? नहीं, ऐसा होता है, फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि इरास्मस के कोर्स काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट भी होते हैं, साथ साथ पढ़ना, मैनेज करना उसको डिफिकल्ट होता है, तो फेल हो जाते हैं, बट वो आपको चांस देते हैं। आपके पास
मेरे ख्याल में 2 या 3 चांस होते हैं उसको क्लियर करने का, और उसी सेमेस्टर में आप साथ साथ उसको क्लियर कर लेते हैं। सही है। तो इससे आपकी ना स्कॉलरशिप पे फर्क पड़ता है, ना ही आपकी डिग्री में लिखा हुआ आएगा कि आप फेल हुए थे कभी। अच्छा, तो वो एक ही सेमेस्टर में मगर क्लियर करके आपको बाहर, और अगर 3-4 दफा फेल हो गए फिर प्रॉब्लम हो सकती है, स्कॉलरशिप खत्म हो सकती है, वो कोर्स कैंसिल। मगर ऐसा वर्स्ट केस कभी मैंने देखा नहीं ना सुना। अब आते हैं हम असली टॉपिक पे कि क्योंकि इरास्मस मुंडस इसलिए हाईली इंक्लाइंड स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं क्योंकि उसमें स्टाइपेंड भी मिलता है। सिर्फ पढ़ाई ही फ्री नहीं है मगर स्टाइपेंड भी मिलता है। तो वो स्टाइपेंड का हिसाब किताब आप मुझे बताएं। और एक और बात उससे पहले, अकोमोडेशन क्या आपको खुद ढूंढनी पड़ती है हर मुल्क जाने से पहले, या आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है? अकोमोडेशन खुद ढूंढनी पड़ती है, और स्टाइपेंड आपको यहाँ पे मिलता है, उसी में से कवर करना होता है आपको सब कुछ। सारे एक्सपेंसेस आपको खुद ही मैनेज करने होते हैं। स्टाइपेंड वैसे कुछ प्रोग्राम में 1000 यूरो है और कुछ प्रोग्राम में 1400 यूरो है, और वो डिपेंड करता है, वो उन्होंने कैलकुलेशन इस तरह की हुई है कि आपको जो ट्रैवल अलाउंस है वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे। नहीं दे रहे तो 1400 यूरो है, दे रहे हैं तो वो 1000 यूरो है। तो ये इस तरह से डिवाइड कर। अच्छा, तो अगर ट्रैवल अलाउंस कुछ उनकी मर्जी होती है, देना है दें, नहीं देना नहीं, ट्रैवल अलाउंस आपको लाजमी मिलेगा। हाँ। अगर देखें आपको 1000 यूरो मिल रहे हैं पर मंथ, तो 7000 यूरो आपको ट्रैवल अलाउंस के मिलेंगे एडिशनल। 2 साल का एक ही साथ दे देंगे? एक साथ नहीं, वो 2 हिस्सों में देते हैं। मतलब एक साल 3500 दे दिए, दूसरे साल 3500। और अगर वो एक साथ नहीं दे रहे तो वो महीने में तोड़ तोड़ के 1400 करके देंगे वो। ऐसा ही है। और मतलब 2 साल में आपको 1000 यूरो के हिसाब से मिल गए 24000 यूरो, प्लस 7000 यूरोज एक्स्ट्रा। तो 31,000 यूरोज आपको मिले पढ़ाई करने के लिए। मतलब ऐसे है जैसे यूरोपियन सिटीजन है आप एक। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की जो भी कोर्स की फी थी वो भी उन्होंने ही दी। हेल्थ इंश्योरेंस भी फ्री है जी। और इसके अलावा रिश्ता करवाते हैं वो हो ही जाता जब इतना सब होता है ना। सही है। जोक्स अपार्ट, आज से कुछ साल पहले इरास्मस मुंडस में ये रूल था कि आपको अपनी होम कंट्री वापस जाना है, जहां से आपने शुरू किया है वहां आपने वापस जाना है इरास्मस खत्म होने के बाद आपका। तो क्या अब ये रूल है? मतलब मुझे जवाब पता है इसका मगर आप दे दीजिए। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। अब ये नहीं है कोई रूल। अब आपने फिनलैंड, नॉर्वे और हंगरी किसी में से भी कोई एक सिलेक्ट कर लो। नहीं, कहीं पे यूरोप के किसी भी और मुल्क जा सकते हैं हम। वो तो वैसे ही है मगर आपको जॉब हंटिंग वीजा मिलता है। मतलब ऐसा, मतलब मेरा सवाल पूछने का ये मकसद है कि 2 साल आपने डिग्री कंप्लीट कर ली, इसके बाद क्या वीजा क्या होगा इसके बाद? ठीक है, इसके बाद नॉर्मली ये होता है कि आपको जॉब मिल जाती है। बेस्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस में ये है कि अगर आपको जॉब नहीं मिली बाय द टाइम आप ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो फिर आप अप्लाई करेंगे जॉब सर्च वीजा। तो और ये किस वाले मुल्क में करेंगे? ये जिन कंट्रीज से आपने स्टडीज अपनी कंप्लीट की है, तो आप तीनों में कहीं पे भी कर सकते हैं, अलाउड है। और एडिशनली नेदरलैंड्स का ये रूल है कि अगर आप इरास्मस के स्टूडेंट हैं किसी भी कंट्री से, तो नेदरलैंड्स के एक वीजा है ओरिएंटेशन वीजा, गालिबन आप उसके लिए भी एलिजिबल होते हैं। वो मगर 6 महीने का है शायद, जो भी है, बट उससे बेहतर फिनलैंड का सबसे ज्यादा आसान है वीजा और सबसे अच्छा है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन का वीजा, क्योंकि एक ही साथ ये 2 साल या 4 साल का वीजा दे देते हैं, बोलते हैं करो ऐश। ऐसा ही है। तो ये अच्छा, ये हो गया हमारा वीजा का इशू ना कवर। तो आपको मतलब जॉब फिर अगर सपोज करो आपको मास्टर्स ग्रेजुएशन करने से पहले ही आपको जॉब मिल गई थी, अगर आपको नहीं मिलती तो ये आपको और 1.5 साल का वीजा देते, 2 साल का वीजा देते, क्योंकि फिनलैंड में 2 साल का मिलता है वीजा जॉब हंटिंग, कि उसमें जॉब ढूंढ लो। और उसमें इखराजात ये कवर करते नहीं, या बस हो गया? बस हो गया, अब क्या। सही है। अच्छा, एक मेरा और सवाल, फिनलैंड बहुत अलमशहूर बात है ये कि फिनलैंड का, अभी आप थोड़ी देर पहले ही अपना जर्मनी और फिनलैंड का डिलेमा डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ जॉब्स नहीं मिलती। जर्मनी वाले बोलते हैं जर्मनी में जॉब्स नहीं मिलती, नेदरलैंड्स वाले बोलते हैं नेदरलैंड्स में नहीं, जो जिस मुल्क में वो बोल रहे जॉब ही नहीं है। और यूरोपियंस चिल्ला रहे हैं कि भाई हमारे पास बहुत लोगों की हमें ज़रूरत है, जॉब्स चाहिए हमें, ये चाहिए। तो चलो पार्ट टाइम जॉब्स तो मैंने हुसैन के साथ डिस्कस कर लिया था उस दिन ना। फुल टाइम जॉब्स के मैंने मास्टर्स के लिए बोला था कि मास्टर्स करने के बाद जॉब्स आसानी से मिल जाती हैं। तो वो आप एक्सप्लेन करो कि क्या डिलेमा में फंसे और क्या आसान है और मुश्किल है। यार मैं ये कहूँगा कि डिफ़िकल्टी तो है, मतलब इतना आसान नहीं है और स्ट्रगलिंग पीरियड आता है। मतलब ऐसा भी पॉइंट था कि मैं जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाह रहा था और जॉब्स अवेलेबल ही नहीं है कि मैं अप्लाई कहाँ पे करूँगा। तो ये भी पोजीशन होती है कि मैंने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है, जो भी फील्ड मैंने पढ़ी है, अब उसकी पोजीशन ही नहीं है अवेलेबल मार्केट में, तो मैं अप्लाई कहाँ करूँगा और जॉब कहाँ मिलेगी फिर। सही। अब एक पोजीशन आती है, उस पर हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस आती हैं। हाँ। तो उसमें हम कहाँ से आएंगे? तो जॉब सिचुएशन फिनलैंड में इस वक्त
डिफ़िकल्ट है, ये सच बात है। और मगर इसके बरक्स ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं मिल रही, जॉब्स मिल भी रही हैं। मुझे मिली है और भी मेरे दोस्तों को मिली है जिन्होंने ये मास्टर्स मुकम्मल किया है। फुल टाइम परमानेंट जॉब फील्ड की सबको मिल रही है, मगर थोड़ा टाइम लग रहा है, वक्त लगाना पड़ रहा है आपको। आप ये कह रहे हो कि रेड कारपेट ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। मेहनत पाकिस्तान में भी करते ही हैं यार लोग, और यहाँ भी आपको वही मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़े, मगर जॉब मिल जाएगी डिग्री करने के बाद। जॉब ज़रूर मिल जाएगी, मगर इसमें एक चीज़ है। मेरे एक टीचर बैचलर्स में कहते थे, एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब जो दौर है ना, वो ये नहीं है कि आपको जॉब ढूंढनी है। जॉब सर्च वाला टाइम ख़त्म हो गया, अब जॉब हंट वाला टाइम शुरू हो गया। अब आपको ना शिकारी की तरह इस पर जॉब पे नज़र रखनी होती है। आपको सारे पोर्टल्स पता होने चाहिए, आपके पास राइट टूल्स होने चाहिए, आपकी CV बिल्कुल अपडेटेड होनी चाहिए, आपका प्रोफाइल प्रॉपर बना हुआ होना चाहिए, और नेटवर्किंग होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब ये सब आपके पास प्रॉपरली होंगी तब आपके चांसेस बढ़ेंगे। समझ गया। तो भाई मैं भी यही स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि भाई जॉब मिलना ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है, मिलती है, इतने सारे स्टूडेंट्स को मिल रही है तो आप लोगों को भी मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा मेरा एक और बात, आपको एक ही टाइम पे फिनलैंड में भी जॉब मिल गई और जर्मनी में भी जॉब मिल गई, ठीक है? आप मुझे अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, तो आप फंस गए डिलेमा में। वो आप ज़रा दोबारा से सुना दें प्लीज़। जब मैं ग्रेजुएट होने लग रहा था तो मैं मुख्तलिफ जगहों पे अप्लाई कर रहा था। तो एक पॉइंट आ गया था कि जर्मनी से भी ऑफ़र हो गई थी मुझे फुल टाइम परमानेंट जॉब, और यहाँ से भी। तो फिर थोड़ी कन्फ्यूजन थी, फिर मैंने थोड़ा उसको कंपेयर करने की कोशिश करी। तो मुझे फिर ये लगा कि जर्मनी में लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, फिनलैंड में इतना नहीं होता। हम कहीं पे भी जाते हैं इंग्लिश में बआसानी बात हो जाती है, और आपकी पूरी जॉब भी इंग्लिश में ही है। बिल्कुल इंग्लिश में है। तो एक ये फैक्टर था। उसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे, जैसे कि आप PR के अगर आप देखें तो फिनलैंड में कंपैरेटिवली इजी है अगर जर्मनी से मैं कंपेयर करूं तो। अभी एज ऑफ नाउ कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है PR के लिए फिनलैंड में, जर्मनी में है। तो इस तरह फिर मैंने जब और सारी चीज़ें कंपेयर करी तो फिर मुझे लगा कि यार फिनलैंड बेहतर ऑप्शन है। फैमिली सेटलमेंट ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, अपनी फैमिली को पाकिस्तान से बुलाना बहुत आसान है, इन्वायरमेंट जर्मनी से ज़्यादा अच्छी है, लिविंग स्टैंडर्ड जर्मनी से ज़्यादा अच्छा है, पर जर्मनी में हल्ला गुल्ला थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा, तनख्वाह का भी आप मुझे फ़र्क बताएं कि जर्मनी और फिनलैंड में कोई तनख्वाह का फ़र्क था? फिनलैंड में ज़्यादा है। फिनलैंड में, ये तो जाहिर सी बात है, नॉर्डिक कंट्री है, ज़्यादा है। एक और तरीके से बोलते हैं, कितने % का फ़र्क आता है? अगर फिनलैंड में आप जर्मनी में 100 यूरो मिल रही है महीने की तनख्वाह हाइपोथेटिकली, तो फिनलैंड में कितनी % ज़्यादा मिलेगी? आई वुड से 130-140 इस तरह। मतलब 30 to 50% का हम लगाएं हिसाब तो गलत नहीं होगा। मगर फिनलैंड ज़ाहिर है एक एक्सपेंसिव कंट्री है, यहाँ पे वो भी ज़्यादा हैं, अखराजात भी उतने ही ज़्यादा होते हैं, टैक्सेस भी ज़्यादा, टैक्सेस तो माशाल्लाह से। फिनलैंड इज द हाईएस्ट टैक्स्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। आपको पता है आइवरी कोस्ट है नंबर 1 पे, 59% पे आता है शायद, मगर आइवरी कोस्ट तो इतना सा है, मतलब उसको कौन गिने। नंबर 2 पे फिनलैंड आता है 58% पे टैक्स। 58% टैक्स है। ऐसा नहीं कि 2000 यूरो वाले का 58 स्लैब्स बनाए हुए हैं, मतलब 10,000 यूरो कमा रहे हो तो इतने %, तो मैक्सिमम जो है 2.5 लाख यूरो शायद आप कमा रहे हो तो आपको 58% टैक्स देना पड़ेगा अपनी कमाई को। माय गॉड, आधे से भी ज्यादा। अच्छा, दूसरा, फिनलैंड में फैमिली बुलाना बहुत ज्यादा। जर्मनी में 2 साल लग जाते हैं अपनी स्पाउस को भी अगर आपने बुलाना है, 2 साल बाद अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं। फिनलैंड में 2 महीने का प्रोसेस भी नहीं है, शायद 2 से 6 महीने में आपकी स्पाउस यहाँ आ जाएगी। आप अपनी स्पाउस, आप जब यहाँ आए थे तो आपकी शादी हो चुकी थी? नहीं, मैं पाकिस्तान गया था। गए थे आप? अच्छा, उसके बाद आपने अपनी स्पाउस को बुलाया, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या प्रोसेस है और कितना आसान है यहाँ पे बुलाना? प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। VFS पे आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है पहले, VFS अबू धाबी, बिल्कुल। और उसके बाद जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, वहाँ पे चले जाएं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब बेसिक से चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं अभी रिकॉल करूँ। उसके बाद जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो फिर उसके बाद डिसीजन आने का आपको वेट करना होता है। तो किसी का डिसीजन जल्दी आ जाता है, किसी का देर से आ जाता है, बट ऑन एवरेज 1-2 महीने में आ जाता है। और मेरी वाइफ का 1 महीने में आ गया था। फिर उसके बाद फिर वो जब भी आना चाहें। और कितने साल का वीज़ा मिलता है पहली दफ़ा में? पहले साल में मैक्सिमम 1 साल का मिलता है, और उसके बाद 4 साल का? उसके बाद 4 साल का। क्या जो स्पाउस आ रहा है उसको फुल टाइम जॉब करना अलाउड होता है? बिल्कुल, फुल टाइम जॉब करना अलाउड होता है, और उनकी पढ़ाई भी मुफ्त होती है अगर वो पढ़ना चाहें तो। अच्छा, फ्री एजुकेशन है। अच्छा, और आपकी कोई सैलरी थ्रेशोल्ड है कि इतनी सैलरी मिनिमम होनी चाहिए, या बस बुला सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जर्मनी में है। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। बस आपको फंड्स शो करने होते हैं कि लेट्स सपोज अगर वो 1 साल के लिए आ रही हैं तो 1 साल के आपके पास उनके फंड्स होने चाहिए।
हाँ, यहाँ पे क्योंकि जर्मनी में 2 साल भी लग जाते हैं बुलाने में, और A1 भी करनी होती है, और तकरीबन 1.5 से 2 साल लग जाते हैं, और एक सैलरी भी होनी चाहिए आपकी इतनी कि अगर एक सिर्फ बीवी है, बीवी के साथ एक बच्चा है, उसके इतने, बीवी के साथ 2 बच्चे हैं तो उसके इतने, तो ये ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। सही है। अब एक और मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपकी जॉब आसानी से लग गई ये वो वगैरह, मगर क्या आपने कोई और कंट्री कंसिडर करी रहने के लिए कभी, या नहीं बस फिनलैंड ही के होके रह गए आप? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। फिनलैंड ही ज़्यादा बेहतर है। वैसे देखा जाए तो नॉर्डिक सबसे बेहतर है यूरोप में रहने के लिए। मेरा खैर इतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, बहुत ही लिमिटेड तजुर्बे में मैं बात कह रहा हूँ। सिर्फ 10 मुल्क घूमे मैंने यूरोप के, कोई ज़्यादा नहीं घूमे, मगर इन 10 में से मुझे लगा कि जो नॉर्डिक्स हैं वो सबसे बेहतर हैं लिविंग स्टैंडर्ड वाइज। आप देखें तो नॉर्वे और फिनलैंड मुझे बहुत अच्छा लगा। इन 2 कंट्रीज़ में मैं जा चुका हूँ। स्वीडन भी विजिट किया है मैंने, तो ये कंट्रीज़ बहुत अच्छे हैं रहने के लिए। तो मगर इनमें से भी मुझे लगा कि यार फिनलैंड ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसकी पॉलिसीज़ वगैरह काफ़ी बेहतर हैं। और अब वो आप क्लोजली देखते होगे, जो भी नया बंदा आता है वो हर वक्त पॉलिसीज ही देखता रहता है, कब सिटीजनशिप अप्लाई करनी है, सोचना होता है ना। और दूसरा यहाँ पे है निस्बतन बहुत आसान है, पूरा एक तो कंट्री ऑनलाइन है, हर चीज़ ऑनलाइन होती है, सब कुछ होता है। अच्छा, एक और मेरा सवाल, अगर किसी बंदे को जॉब ढूंढनी हो तो कैसे ढूंढी जाए? जॉब ढूंढने के लिए ये है कि यहाँ पे पोर्टल्स हैं। सबसे प्रोफेशनल जॉब के लिए जो तरीक़ेकार है वो ये है कि आप लिंक्डइन पे जाएं, अपनी प्रोफाइल सबसे पहले अपडेटेड रखें वहाँ पे। उसके बाद लिंक्डइन सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। मेरी यहाँ पे समर जॉब हुई थी जो कि इंटर्नशिप थी, वो भी एक कंपनी में थी, वो भी लिंक्डइन के थ्रू हुई थी। फिर मेरी जो थीसिस हुआ था वो भी एक कंपनी में था 6 महीने का, वो भी एक लिंक्डइन के थ्रू हुई थी। और अभी जो फाइनली जो जॉब हुई है वो भी लिंक्डइन के थ्रू ही हुई है। तो लिंक्डइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है मुझे लगता है, अगर आप ठीक से अपनी प्रोफाइल वहाँ पे बना के और ठीक तरीके से अगर आप अप्रोच करते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर बताऊंगा कि जॉब सिर्फ वो नहीं है जो आपको दिख रही हैं। जॉब्स बहुत सारी यहाँ पर हिडन होती हैं जो आपको तलाश करनी होती हैं, जो ठीक से आपको ढूंढनी होती हैं। और वो ये होता है कि आपको हो सकता है आपको लोगों को रीच आउट करना पड़े। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कंपनी में XYZ कंपनी में इंटरेस्टेड है और फिर आपको लगता है कि यार XYZ पोजीशन बड़ी अच्छी है यहाँ पर, बट वो पब्लिश नहीं हो रही कभी, बट आपको पता है कि वो काम वहाँ पर होता ज़रूर है, तो आप क्या करेंगे, आप लिंक्डइन पे उस फील्ड से रिलेटेड जो भी मैनेजर है उस कंपनी में, आप उसको रीच आउट करें और आप उनको बताएं कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने ये पढ़ा है। क्या पता वो कोई पोजीशन वहाँ पर हो जो हिडन अवेलेबल हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पोजीशंस कंपनीज में इंटरनली अनाउंस होती हैं पहले, बिफोर वो बिल्कुल ऐसा ही आती हैं। तो वो कोई ऐसी पोजीशन होगी तो ज़रूर आपको रेकमेंड करेंगे, और अगर आप उनसे इंटरेस्ट जाहिर करेंगे अपना तो इस तरह ये भी तरीक़ेकार है। उसके बाद फिर रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो जो मैंने जर्मनी वाली आपको जॉब का बताया, तो चूंकि मैं नहीं जा रहा था वहाँ पे, तो जर्मनी में मेरा एक और दोस्त मौजूद था, तो मैंने कहा जो भी वहाँ पे हायरिंग मैनेजर थे उनको मैंने कहा कि मेरा ये दोस्त है, ज़रा आप इसको देख लें क्योंकि ये इंटरेस्टेड है। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वजह से उसकी जॉब हुई है, वो पूरे प्रोसेस से गुजरा है, बट मैंने क्या किया कि मैंने कनेक्ट करवा दिया, तो उसके इंटरव्यूज़ हुए और फिर माशाल्लाह उसकी जॉब हो गई है वहाँ पे। सीखो, ये समझ रहे हो कैसे? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्किंग के एक बंदा आप सिर्फ कनेक्ट करवा दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोसेस से तो आपको पूरा ही गुजरना है, बट वो कनेक्ट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने ये सवाल इसी के लिए पूछा और इसको साथ इसलिए बिठाया, हालांकि शोपीस की तरह बैठा भाई, कोई सवाल नहीं पूछ रहा, मगर फिर भी कोई सवाल है आपके हुसैन साहब? समझ आ रहे हैं सब? हाँ भाई, अब मेरा हिसाब ये है कि मेरी यूनिवर्सिटी में आपको 2 इंटर्नशिप्स करनी होती है। एक होती है 4 वीक की और एक होती है 14 वीक की। एक तो 6 महीने की टोटल आपको इंटर्नशिप करनी है। आपको भी करनी थी वो? नहीं, हमारा तो इंटर्नशिप समर जॉब थी, मतलब जो 3 महीने की होती है, 2 से 3 महीने तो की। वो करनी लाजमी थी? हाँ। वही होती है ना, वही एडवांस ट्रेनिंग ना। तो हाँ, हमारे यहाँ तो वो आपने कैसे अप्लाई की इंटर्नशिप? वो मैंने लिंक्डइन से की थी। लिंक्डइन पे पोजीशंस आती हैं और कंपनी में पोजीशन थी जिस फील्ड में मैं मास्टर्स कर रहा था, उसी से रिलेटेड समर जॉब आई थी और मैंने अप्लाई किया, इंटरव्यूज हुए और हो गया। लिंक्डइन पे जॉब्स का एक सेक्शन है और उस पर जाके बहुत सारी जॉब्स आती हैं। आप उस पर फिल्टर लगाएं, फिनलैंड का, फिर फिल्टर लगाएं, जो आपके कीवर्ड्स हैं वो आप डालें तो आपके पास सारी लिस्ट आ जाती है। और अगेन मैं एक बात और ये कहूँगा कि जैसे थीसिस था मेरा, वो भी एक कंपनी में था, तो अगर आप थीसिस करने में इंटरेस्टेड है किसी कंपनी में, तो थीसिस नॉर्मली फिनलैंड में पब्लिश नहीं होता, वो केस टू केस डिसाइड होता है कंपनी की तरफ से। तो आप कंपनी वाले किसी भी बंदे को रीच आउट करेंगे और फिर आप उसको बताएंगे मैं इस फील्ड में मास्टर्स कर रहा हूँ या बैचलर, जो भी मेरी ये फील्ड है और मैं इसमें थीसिस करना चाहता हूँ, तो वो कंपनी आपके लिए एक पोजीशन क्रिएट करती है। वो कोई प्री डिफाइंड
कोटा नहीं होता है, प्री डिफाइंड पोजीशंस नहीं होती, पब्लिश नहीं होती हैं, तो केस टू केस वो लोग क्रिएट करते हैं। जो आप कह रहे थे हिडन ट्रिक्स जो होती हैं, जी, वो तो उनमें से एक है। वो आपको करना पड़ेगा। तो वो अपनी एक फील्ड क्रिएट करेंगे आपके लिए और आपको फिर थीसिस ये है। मगर कुछ हर यूनिवर्सिटी में ये नहीं होता। मेरी यूनिवर्सिटी में जैसे है तो 6 महीने एक ही साथ कहीं भी जॉब कर लो। ये भी। और कुछ यूनिवर्सिटीज में होता है कि पाकिस्तान का कोई इंटर्नशिप लेटर दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ यूनिवर्सिटीज में होता है कि तुम्हारी में जैसे 2 अलग अलग करो। हाँ, मेरी में 2 अलग अलग हैं और एक आपको फिनलैंड में करनी ही करनी है, जो एडवांस है, जो 14 हफ्ते वाली है, वो करनी ही करनी है इधर। लेकिन अब इंटर्नशिप्स में अप्लाई कर रहा हूँ दबा के, जो इंटर्नशिप मिलती है, लेकिन मुझे इतना वो नहीं है। ये ऐसी ट्रिक्स लो। हाँ, यही लिंक्डइन पे भी मैंने काफी इंटर्नशिप्स अप्लाई किए, लेकिन वेबसाइट है वर्क इन फिनलैंड के नाम से, वो भी काफी अच्छी है। वो इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंटर्नशिप्स के लिए वो सही है, वो किसी भी प्रोफेशनल जॉब के लिए सही है। तो अच्छा, ये हो गया जॉब। अब आप अपनी जॉब के बारे में बताइए कि आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं और क्या है वो रोल। मेरी जॉब सीमेंस में हुई है। सीमेंस बहुत सारी चीज़ें बनाती है यहाँ, सभी को पता है सीमेंस के बारे में। तो मेरा जो रोल है वो बेसिकली पीसीबी जो होती है, पीसीबी अगर पता हो, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो मोबाइल के जो सर्किट होते हैं ना, तो उसके लिए सीमेंस के क्या है टूल्स हैं जिस पे वो बनती है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है, लेआउट होता है। तो मेरा काम एप्लीकेशन इंजीनियर उस टूल की सपोर्ट प्रोवाइड करना है। जैसे सीमेंस के बहुत बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, एक जैसे नोकिया है, बहुत बड़ा कस्टमर है, इस तरह और दुनिया में बहुत कस्टमर्स हैं, तो वो सारे सीमेंस के टूल्स यूज़ करते हैं। तो मेरा काम उस टूल की सपोर्ट प्रोवाइड करना है। जबरदस्त। सीमेंस मतलब वेरी गुड यार, पहली जॉब ही सीमेंस में लग गए हैं। क्लासरूम है मेरा एक सीमेंस का यूनिवर्सिटी में। वो कैसा है? वह टेक है, उसमें सारा सीमेंस ने डलवाया है। हर यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि हर स्पॉन्सर किया हुआ था हर कंपनी ने एक क्लासरूम। तो कल परसों मैं देख रहा था, तो सीमेंस का क्लासरूम था, फुल टेक्स है बराबर। तो टेक्नोलॉजिकल कंपनी है इसलिए। एजुकेशनल लाइफ के बारे में आप मुझे बताइए कि आपने यहाँ 2 साल रहे, तो यहाँ एक तो पहली बात इन तीनों ममालिक को कंपेयर भी कर लें कि कैसी कैसी है यहाँ पे पढ़ाई आपको लगी, क्योंकि आप ऑब्वियसली बहुत हाई रैंकिंग आल्तो में यहाँ पे पढ़ रहे थे, नॉर्वे की भी आप टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में और हंगरी की भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में, तो मगर फिर भी कोई ना कोई डिफरेंसेस होंगे। तो इन्वायरमेंट कैसा लगा, सबसे अच्छा कहाँ का लगा और पढ़ाई में क्या डिफरेंसेस लगे? अच्छा देखिए, इन्वायरमेंट तो ज़्यादातर इन सब ममालिक में मुझे लगता है कि इंटरनेशनल इन्वायरमेंट होता है और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, लैब वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। जो डिफरेंस मुझे लगा वो एवेल्यूएशन में लगा एग्ज़ाम की, कि हर कंट्री का एक अलग रूल है। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। नॉर्वे में, पता नहीं आपको पता है या नहीं, नॉर्वे में जो एग्ज़ाम होता है वो 5 घंटे का होता है। तो 5 घंटे आप बैठे रहेंगे और वो पूरा एग्जाम करते रहेंगे और वो पूरा 100% इवेल्युएट होता है उसके ऊपर। हालांकि फिनलैंड में क्या होता है कि फिनलैंड में जो एग्जाम होते थे हमारे, वो 30% 40% के होते थे, बाकी वो असाइनमेंट्स ये वो चीज़ें कवर हो जाती थी। तो जब नॉर्वे गए तो हालत बुरी हो गई कि भाई 5 घंटे का एग्जाम देना है बैठ के, वो भी 100% डिपेंड करता है। जितने भी असाइनमेंट कर लो कोई फर्क नहीं फर्क पड़ेगा, और असाइनमेंट मैंडेटरी है, वो भी करना है, एग्जाम में भी बैठना है। नॉर्वे की थोड़ी सी है पॉलिसी। तो ये बहुत ही अजीब सा मुझे लगा कि ये कैसे मैनेजेबल है। फर्ज करे कोई बंदा बीमार है, वो कैसे करेगा। और हंगरी का भी सिमिलर था फिनलैंड से, कि वो जो है वो कवर हो जाता था असाइनमेंट्स वगैरह से, ग्रुप एक्टिविटीज से। तो तीनों ही मुल्क बड़े अच्छे लगे। पढ़ाई के स्टैंडर्ड के वाइज में बात करूं, क्योंकि बुदापेस्ट यूनिवर्सिटी में थे हम, BME बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है वो, और फिर यहाँ पे आल्तो, और फिर नॉर्वे में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ईस्टर्न नॉर्वे। तो तीनों बड़ी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं। बाकी अगर रहने के हिसाब से कहा जाए तो बुदापेस्ट एक पार्टी सिटी है। मैं ये कहता हूँ किसी को भी कि 6 महीने गुजारने के लिए बड़ा अच्छा है बुदापेस्ट, बट जिंदगी गुजारने के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं वहाँ पर्सनली जा चुका हूँ, तो मुझे तो अच्छा, ये हो गई बात कर रहे थे। हाँ, तो यहाँ तक के फिनलैंड में तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे कोर्सेज में यहाँ एग्जाम्स होते ही नहीं है, असाइनमेंट बेस्ड रिजल्ट्स होता है। मगर नॉर्वे तो बहुत मुश्किल हो गया है जाना। वहाँ 10-12 हज़ार यूरो यूनिवर्सिटी की फीस है नॉन EU सिटीजन्स के लिए, 12 हज़ार यूरो का ब्लॉक काउंट है। और फिर वहाँ की पॉलिसीज भी मुझे नहीं समझ आती, इसे मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। और बहुत ज़्यादा पैसा है, अमीर कबीर हो आप तो चले जाओ, मगर स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स के लिए वो नहीं समझ आता मुझे भी। और बताएं कुछ यहाँ की अब ज़िंदगी के बारे में। आप अब माशाल्लाह से 2 साल से यूरोप में है, क्या है आपकी मसरूफियात और यहाँ क्या पसंद आता है आपको, और क्यों कंसिडर करना चाहिए स्टूडेंट्स को भी यूरोप आना या फिनलैंड आना? सर्टेनली यूरोप में एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगती है कि लोग यहाँ पे जजमेंटल नहीं है। आप फ्रीली घूम सकते हैं, आप फ्रीली कुछ भी कर सकते हैं, लोग घूरते नहीं हैं, बातें नहीं करते।
तो हम जिस इन्वायरमेंट से यहाँ पर आते हैं तो हमें एक बहुत कल्चरल शॉक मिलता है कि आपका कंपनी का CEO आपके बराबर में बैठ के आपके साथ चाय पिएगा, खाने पे जाएगा, जो कि पाकिस्तान में मैं कहूँगा अनइमेजिनेबल है। वहाँ पे तो ऐसी चीज़ें होती नहीं है, और यहाँ पे आप फर्स्ट नेम से बुलाते हैं लोगों को, चाहे वो CEO हो या प्रोफेसर हो यूनिवर्सिटी का, कोई भी हो। तो यहाँ पे जो हायरार्की है वो बिल्कुल फ्लैट है। तो जो कम्युनिकेशन है ना वो बहुत आसान है, आप खुल के बात कर सकते हैं, वो आपको पूरी अपॉर्चुनिटी देते हैं पार्टिसिपेट करने की हर चीज़ में, चाहे आपका नुक्ता नज़र थोड़ा डिफरेंट भी क्यों ना हो। पाकिस्तान में हमें इतनी आज़ादी नहीं है, मैं ये कहूँगा। मैंने एक कंपनी में काम किया है और मैं रहा भी हूँ पाकिस्तान में पूरी ज़िंदगी, तो वहाँ पर आप किसी से डिसएग्री करो तो आपको बहुत डर लगता है। यहाँ पे आपको बिल्कुल डर नहीं लगता, यहाँ पे लोग आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप डिसएग्री कर सकते हैं तो करें, हमें दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना है, सुनना है। तो बहुत फ़र्क है इन कंट्रीज़ में और हमारे कंट्री में, तो बहुत डिफरेंट लाइफ है। जो बंदा इस वक्त पाकिस्तान में बैठा हुआ है शायद वो ये चीज़ इमेजिन ना कर पाए जब तक वो यहाँ आए ना। वो जब तक इस चीज़ को फील नहीं करेगा ना कि जब आप सड़क पे जा रहे होते हैं और आप पेडिस्ट्रियन से दूर भी होते हैं और गाड़ी रोक देता है बंदा, खैर ये ज़्यादातर यहाँ पर होता है, मैं इटली गया था तो नहीं रोक रहे थे वो लोग इटली में तो नहीं। तो फिनलैंड नॉर्वे में बड़े अच्छे रूल्स हैं इस वाले थे। तो बहरहाल बहुत डिफरेंस है यहाँ पे, तो इन गुड वेज में कहूँगा। हर चीज जो आपको लगी वो पॉजिटिव ही लगी। एक फैमिली नहीं है बस, यहाँ फैमिली अगर यहाँ आ जाए, मैं कहता हूँ 3 चीज़ें हैं, फैमिली, फूड और दोस्त, ये 3 चीज़ें मेरे यहाँ आ जाए बस। वैसे 2 की जरूरत नहीं है, एक दोस्त आ जाए तो 2 चीजें। हाँ, वैसे अगर दोस्त आ गए 2 बाकी हो जाएंगे। हो जाता है। सही बात है। मैं भी यूनिवर्सिटी का पहला रूल ये होता है पहली क्लास का कि सारे टीचर्स आके यही बोलते हैं कि सर मैम नहीं बुलाना हमें, ये अच्छी बात नहीं होती है। यहाँ का ये हिसाब है। यूनिवर्सिटी में आप पहले दिन जाते हो ना क्लास में, आपको सबसे पहले सारे टीचर्स यही रोक के बोलते हैं सर मैम नहीं बुलाना, ये नाम है इससे बुलाना। नहीं, मेरे एक प्रोफेसर साहब थे, कैनेडियन थे, कोरी नाम था उनका। तो मैं आदत थी कि मैं बोलता था प्रोफेसर, ऐसा बोल देता था मैं प्रोफेसर। तो वो बोलते थे, जब भी मेरे मुंह से गलती से प्रोफेसर निकलता तो बोलता कोरी कोरी। मैंने बोला मेरी आदत ही पड़ गई, यही हुआ था। तो मैं तो यहाँ अब नहीं इमेजिन कर सकता मैं किसी को। मगर बहुत सही कह रहे हैं आप। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते थे, मेरे मुंह से ही निकलता था प्रोफेसर प्रोफेसर, क्योंकि एक होता है पाकिस्तानियों में ऐसे रिस्पेक्ट देने का हिसाब किताब। तो हमारे लिए रिस्पेक्ट यहाँ पर म्यूचुअल है ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मगर हम लोग फिर भी ऐसा है ना कि हम लोग कुछ हमारे मॉनिकर्स हैं, ऐसे नाम है कि हम बोल देते हैं प्रोफेसर साहब ऐसा। तो वो हम सोचते नहीं है उसके बारे में ना। ये हमारे लिए ऐसा समझ लो कि रिस्पेक्ट है ही नहीं। मतलब हम बस है, हमारे अंदर बिल्ट इन है कि हमारे मुंह से ही निकलेगा। तो बड़े भाई को हम भाई साहब ही कहेंगे, तो वैसा है। तो यहाँ पे मुझे सीखना पड़ा। मगर मैं कई प्रोफेसर्स को अपने प्रोफेसर बोलता था, ज्यादातर तो कुछ नहीं कहता था, कुछ कहते थे नहीं नाम लो, और ठीक है भाई लेते हैं तुम्हारा नाम। अच्छा, अब मुझे एक और चीज आपसे जाननी है। तनख्वाहों का क्या हिसाब, अपनी नहीं बताइएगा, मगर आप मुझे बताएं कि क्या है ऑन एवरेज तनख्वाह का स्केल यहाँ पे ना। ऑन एवरेज जो मेरी नॉलेज के मुताबिक है वो यहाँ पर है कि आप मास्टर्स के बाद 45,000 एनुअली स्टार्टिंग होती है। तो उसके बाद डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंसेस एंड एवरीथिंग वो बढ़ सकती है जितनी भी हो, बट मिनिमम जो मैंने सुना है अभी तक जो प्रोफेशनल जॉब्स कर रहे हैं वो 45,000 से स्टार्ट है उनकी। और ये 45,000 जिनकी तनख्वाह होती है उनका कितना टैक्स होता है तकरीबन? ये तो देखना पड़ेगा टैक्स कैलकुलेटर से। 19% है शायद, 45%, 19% है। तो 19% कट जाते हैं, बाकी आपको वापस वो कुछ उसका भी काटते होंगे, हेल्थ वगैरह का, हेल्थ केयर वगैरह का। नहीं, हेल्थ केयर का नहीं काटते, क्योंकि जब आपकी जॉब होती है यहाँ पे तो हेल्थ केयर कंपनी की तरफ से होता है। और पेंशन वगैरह का कुछ काटते हैं? हाँ, वो काटते हैं टैक्स के अलावा। बट वो ऐसा होता है कि जब आप कंपनी अगर छोड़ देते हो बीच में तो वो रिटर्न हो जाते हैं पैसे। अच्छा, वो पूरे पैसे आपको रिटर्न होते हैं या अगली कंपनी को? नहीं, हमें होते हैं। आपको पूरे पैसे वापस मिल जाते हैं, ठीक है, समझ गया। क्योंकि हमारे कई दोस्त हैं जो एक ही कंपनी में कई सालों से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कभी छोड़ी नहीं। तो ये बात है। मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे कि ना, मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुल्क हैं, मैं तो समझ गया हूँ, मुझे पता है क्यों, मगर स्टूडेंट्स नहीं समझते। क्योंकि वो सबसे पहले बोलते हैं यार फिनलैंड में बहुत मुश्किल है ज़िंदगी, सर्दी बहुत है, यहाँ पे दोस्त नहीं है, यहाँ इतने ज़्यादा लोग नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है, फिर क्यों कोई फिनलैंड सेलेक्ट करे? यहाँ आप स्कॉलरशिप्स भी ख़त्म हो गई हैं तकरीबन, तो फिर क्यों कोई फिनलैंड सेलेक्ट करे? क्योंकि जब एक दफ़ा यहाँ बंदा आ जाता है ना और यहाँ 6 महीने गुजार लेता है, मैं बोलता हूँ 6 महीने में मिनिमम रिक्वायरमेंट है फिनलैंड में गुजारने की, फिर आपको कोई कंट्री नहीं समझ आता।
जब तक कि आपके बहुत ही गए गुजरे हालात नहीं हो, जॉब ही नहीं मिले तो बंदा क्या करे। और तो फिर वो आप जरा थोड़ा सा समझाएं। नहीं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि सर्दी ज्यादा है, पाकिस्तान में भी तो गर्मी ज्यादा है, मतलब ये कोई कहने वाली बात नहीं, वहां पे भी तो आप रह रहे हो। सही बात। तो भाई प्रोज एंड कॉन्स तो हर जगह के होते हैं, मगर सर्दी ज्यादा है, मगर सिस्टम नहीं रुकता यहाँ का। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो जाए तो आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वर्क सब कुछ वैसे ही चलता है, कुछ फर्क नहीं होता, -20 हो, -30 हो, जो भी हो, तो इतना फील नहीं होता। और जब यहाँ पर आप आओगे तो कम्युनिटी के साथ आप मिलोगे तो इतना आपको फील नहीं होगा डिप्रेशन वगैरह। ये ज़्यादातर मुझे लगता है कि है भी ऐसा प्रैक्टिकली होता है जब आप शुरू में आते हो, बट एक टाइम बाद आप सीख जाते हो इसके साथ रहना, आप इस माहौल के आदी हो जाते हो। बिल्कुल ऐसे ही, 1 साल बस मुश्किल लगता है। फिनलैंड की जो एक बहुत अच्छी चीज़ है ना, वो ये है कि यहाँ पे नेचर का एक्सेस आपको बहुत ईजीली है। अभी समर में कितना खूबसूरत है फिनलैंड, आप बाहर जाएं, दुनिया में कोई मुल्क ही नहीं है साहब फिनलैंड के अलावा नेचर के समर गुजारने के लिए। मेरे लिए तो मैं एग्री करता हूँ, बहुत अच्छा है। मैं विंटर शुरू होते ही अब मैं घूमने के लिए कहीं पाकिस्तान चले गए, समर मेरा फिनलैंड में ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं यहाँ बारबेक्यू करने चले गए, समंदर पे चले गए, जंगल में चले गए, ऐसे बैठ गए, वॉक पे निकल गए, बहुत इंसेन जिंदगी यहाँ समर की। और एवरी मैन्स राइट। ऑल मेंस राइट जो है यहाँ पे, यो कम ये ना यहाँ का मैं बता भी चुका हूँ उसके बारे में कि जो चाहे जहाँ जाओ रहो, जहाँ चाहो सो, भाई जंगल में जाके सो जाओ, कोई कुछ नहीं। और देखो सेफ्टी की भी तो बात है ना, ऐसे तो जंगल में कोई भी कहीं भी शायद सो ही सकते हैं, मगर पता नहीं चले ना अगले दिन मिले या नहीं, तो ये भी है मुश्किल। अच्छा, हो गए मेरे सवाल यही सारे थे। आपके पास है कुछ बोलने के लिए तो बोलिए। नहीं, मेरे ख्याल में हमने सब कवर कर लिया। मेरे आपके पास कुछ सवाल हैं? बस मेरे सारे सवाल ख़त्म हो गए। शहरियार भाई का बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका आने के लिए यहाँ दोबारा से, क्योंकि आप नहीं भी कह सकते थे और मैं कुछ नहीं कह सकता था, और आपका बहुत शुक्रिया आके मिलने के लिए। बस ये मुझसे मिल लिए थे आके, तो मैंने बोला यार मैं पूछ लूँ, तो आपका शुक्रिया आने के लिए भाई। और अगर आप लोगों के पास कोई और सवाल हैं तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दें, पूछें हमसे, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उनके ऊपर बना दूं। और अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, लिंक्स के थ्रू रब्ता कर लीजिए। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट भाई, कर दो।